दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स की बात करें तो पूरे बुक के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को कराया जा रहा है। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 50+ आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ सभी आप लोगों की जो पूरी किताब होती है उसमें से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको इसके अंतर्गत कराया जाता है। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने 50+ ऐसे ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया था, जो आपके अति लघु उत्तरीय में आते हैं और साथ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और ये क्वेश्चन आपके अति लघु के साथ साथ में आप लोगों के लिए दीर्घ में और साथ में जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें बहुत सारी हेल्प करेंगे आपकी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, और इसमें अगर हम लोग टोटल बात करें पूरे बुक में कितने प्रश्न आपके बनते हैं, टोटल जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके 82 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ठीक, तो 82 क्वेश्चन मैं आपको सीरीज के अंतर्गत कराने वाला हूँ। जैसे ही आपके 82 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे और अगर आपने सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो आपका जो अति लघु उत्तरीय का टॉपिक होता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो इससे पहले कि हम लोगों ने 4 पार्ट तक डिस्कस किया था, अगर आपने चारों पार्ट को नहीं देखा है तो उसे आप लोग देखो। उसमें हम लोगों ने 50+ आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कराया था, जो आपकी पूरी बुक से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसके आगे के जो प्रश्न होते हैं उसको आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना सभी क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में आप लोग नोट करते हुए चलना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हर एक सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो करिए, तभी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम 2023 में 90% तक स्कोर कर पाएंगे। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को इन सभी का नोट्स साथ में क्लास 12 फीस जो आपकी होती है उसके जो पूरे चैप्टर होते हैं उन सभी का नोट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। केवल 60 रुपीज़ चार्ज है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को फीस के जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी का नोट्स मिल जाएगा, साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस यूट्यूब पर कराया जाता है वो सारा आपको मिल जाएगा। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज आपका ये पार्ट नंबर आपका 5 होने वाला, जिसमें हम लोग 50+ क्वेश्चन जो कर चुके थे उसके आगे के प्रश्न हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आपका जो प्रश्न नंबर 53 क्या है। देखिए इसने पूछा क्या है आपसे, देखिए पूछा इसमें एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसमें आपको बताना है कि जो एकल गोलीय पृष्ठ होता है उसमें प्रकाश के अपवर्तन का क्या फार्मूला बनता है। देखिए आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा गया प्रश्न, देखिए 2007 में, 9, 10 और 13 में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इसका सोल्यूशन भी नोट करेंगे तथा इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है। ठीक है, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो आप उसे आराम से कर पाए। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला क्या बनता है हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, निम्न होता है। क्या होता है, n/b - 1/u बराबर n - 1/r। ये किसका फार्मूला बन गया, किसी भी एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला क्या बना, n/b - 1/u बराबर n - 1/r। इसका फार्मूला बन गया। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, n जो है वो पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में क्या है, अपवर्तनांक है। u क्या है, पृष्ठ से वस्तु की दूरी है, जो u है यहाँ पे क्या है वो पृष्ठ से वस्तु की दूरी है। v क्या है यहाँ पे पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी है। r क्या है वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो ये सारे साइन है जो डिनोटेशन है। देखिए क्या है, u क्या है पृष्ठ से वस्तु की दूरी है, v क्या है पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी है, r क्या है पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, n क्या है पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में क्या है अपवर्तनांक है। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप लोग याद करेंगे। अगर इस पर न्यूमेरिकल आता है तो आप न्यूमेरिकल भी आराम से कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको ये फार्मूला याद होना जरूरी है। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न नंबर 54 है। क्या है, देखिए कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें आपको बताना है कि जब हम लोग कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा उसकी प्रकृति पर भी क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए 3 बार पूछा गया प्रश्न 2018 में, 10 में और 7 में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसकी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए हम इसका रीजन क्या होता है देखते। देखिए जब हम लोग कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। मतलब जब हम लोग कांच को, जो कांच का उत्तल लेंस है उसको हम जो कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोएंगे तो क्या होगा, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा उसका बिहेवियर भी बदल जाएगा, मतलब उसकी प्रकृति जो होगी वो भी बदल जाएगी। अब वो उत्तल लेंस की जो उत्तल लेंस होगा वो अब वो अवतल लेंस की तरह बिहेवियर शो करने लगेगा, मतलब अब वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, देखिए जब हम कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा उसकी प्रकृति भी बदल जाएगी। अब उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगेगा, मतलब जो पहले उत्तल लेंस था जब हमने उसको डुबो दिया तो क्या हो गया, बन गया वो अवतल लेंस में कन्वर्ट, वो अवतल लेंस की तरह बिहेवियर शो करने लगा तथा उसकी फोकस दूरी भी बढ़ गई। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए। उसके बाद बढ़ेंगे अगले की तरफ। देखिए अगला क्या है, आपका जो प्रश्न नंबर 55 क्या है, देखिए इसमें पूछा है आपसे
किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। इसमें आपको बताना है कि जो किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। देखिए 2 बार पूछा गया प्रश्न 2012 और 10 में, महत्वपूर्ण है। इसका जो फार्मूला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए अगर ये नहीं पूछा गया कि लेंस की फोकस दूरी किस बात पर निर्भर करती है, तो आपका इस पे न्यूमेरिकल पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको अगर फार्मूला पता रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले इसका फार्मूला क्या होता है देखिए, पतले लेंस की फोकस दूरी तथा अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। देखिए 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। इसका फार्मूला बनता है किसी किसी बीच में, पतले लेंस की फोकस दूरी तथा अपवर्तनांक में क्या फार्मूला बनता है, 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 इसका बनता है। देखिए यहाँ पे n क्या है, n जो होता है लेंस के पदार्थ का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। वो r जो यहाँ पे r है, r1 है, वो r2 है, क्या है, लेंस के वक्रपृष्ठ की त्रिज्याएं है, ठीक है। यहाँ पे f क्या है, फोकस दूरी है। तो मतलब जो फोकस दूरी होगी, देखिए जो फोकस दूरी है किस पे किससे किससे मतलब डिपेंड करे, देखिए इस पे n पे डिपेंड कर रही है और r1 r2 पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे n क्या है, n क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, ठीक है। तो मतलब जो फोकस दूरी होगी वो पदार्थ के अपवर्तनांक पे डिपेंड करेगी, साथ में वक्रपृष्ठ की त्रिज्याओं पे डिपेंड करेगी, साथ में जो प्रकाश का मिलेगा, जो कलर मिलेगा उस पर भी डिपेंड करेगी। देखिए क्या है, देखिए इसमें आगे है, देखिए जो फार्मूला बना आपका, इस फार्मूले के आधार पर देखिए, इस फार्मूले के आधार पर, उपरोक्त फार्मूले के आधार पर जो लेंस की फोकस दूरी होगी किस पे, लेंस के पृष्ठ के वक्रता त्रिज्याओं तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करेगी। मतलब देखिए जो लेंस की फोकस दूरी होगी, देखिए जो लेंस की फोकस दूरी किस पे डिपेंड कर रही है, एन पे। मतलब एन क्या है, लेंस के पृष्ठ, जो लेंस है उसके पृष्ठ का क्या है, अपवर्तनांक है, ठीक है। और ये r1 r2 क्या है, जो उसका पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं, ठीक है। तो मतलब जो एफ होगा किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है, r1 पे मतलब r1 r2 पे डिपेंड कर रहा है, साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रकाश के रंग पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग नोट करें, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। नोट कीजिए इसे, बहुत महत्वपूर्ण है इसका, देखिए नोट कीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56 क्या है, देखिए किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, इसमें आपको बताना है किसी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र क्या होता है तथा जिसमें जो प्रतीक होते हैं उसका भी आपको अर्थ बताना है, ठीक है। देखिए 2017 में, 14 में और 13 में 3 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका फार्मूला जो बनता है महत्वपूर्ण बनता है, ठीक है, जिसे आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है जो लेंस के लिए न्यूटन का फार्मूला क्या होता है। देखिए लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का क्या होता है, सूत्र क्या होता है, x इंटू एक्स डैश बराबर एफ इंटू एफ डैश का फार्मूला बनता है, ठीक है। क्या बनता है, x इंटू एक्स डैश बराबर एफ इंटू एफ डैश बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो x जो होता है क्या होता है, लेंस की द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी होती है, तथा एक्स डैश क्या होता है, लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी होगी, ठीक है। और एफ होगा, एफ डैश क्या है, लेंस की प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी है। मतलब एफ क्या है, प्रथम फोकस दूरी, एफ डैश क्या है, द्वितीय फोकस दूरी, ठीक है। तो ये आपका बनता है न्यूटन का फार्मूला, ठीक है। इसे आप लोग नोट करेंगे, महत्वपूर्ण फार्मूला है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में इसके आने की संभावना है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसलिए आप लोग नोट करेंगे अपनी कॉपी में, साथ में याद भी कर लेंगे, ठीक है। इसे आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 57 क्या है, देखिए इसमें पूछा आपसे किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। इसमें आपको बताना है जो किसी लेंस की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या समझते हैं, तो उसका मात्रक क्या होता है। 2 बार ये भी पूछा गया सवाल 2018 में और 8 में, ठीक है। महत्वपूर्ण है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं लेंस की क्षमता पे, ठीक है। तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, साथ में इसका मात्रक भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है लेंस की क्षमता वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है लेंस की क्षमता। देखिए किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। मतलब जो किसी भी लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है किस पे डिपेंड, मतलब लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, ठीक है। इसे हम लोग किससे, इसे हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी बराबर 1/m, मतलब उसके प्रतिलोम के बराबर होती है। देखिए जो लेंस जो होती है, जो किसी लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस के प्रतिलोम फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। देखिए 1/f है ना, प्रतिलोम के बराबर है कि नहीं, पी बराबर 1/f, ठीक है। और लेंस का जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक डायोप्टर होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपका बहुविकल्प में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसे आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, इसमें पूछा आपसे कि प्रश्न नंबर 58 क्या है, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंत्र कार्य का, मतलब जिस पर प्रकाशिक तंत्र होता है उसका सिद्धांत उस पर बेस्ड है। देखिए किस पे बेस्ड है, देखिए 2011 में पूछा गया प्रश्न है, जो प्रकाशिक तंत्र होता है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब जो प्रकाशिक तंत्र होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी यही आपसे पूछा गया कि किस सिद्धांत पे जो है प्रकाशिक तंत्र कार्य करता है। तो आपको सिंपल से लिख देना क्या, कि वो आंतरिक परिवर्तन, मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है प्रकाशिक तंत्र, ठीक है। इसे आप लोग नोट करें, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये कभी कभी सवाल बहुविकल्प में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण था इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके आने की पॉसिबिलिटी है इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। इसे नोट कीजिए। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, इसमें आपसे क्या पूछा है। आपका प्रश्न नंबर 59 क्या है,
किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण या प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। इसमें आपको बताना है जो किसी भी प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है उसका सूत्र किसमें बताना है, अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, 3 बार पूछा गया सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसका जो फार्मूला बनता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसका फार्मूला को आपको याद करना है, क्योंकि अगर आपका फार्मूला नहीं पूछेगा तो इस फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा, मतलब आपके आंकिक प्रश्न से बन सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से इस फार्मूले को याद कर लेना है, साथ में इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, देखिए क्या बनता है इसका फार्मूला। देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र क्या बनता है, देखिए n बराबर साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल एम बाई 2 और पूरे का बाई साइन a बाई 2। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, इस फार्मूला को आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पे जो n है क्या है, ये यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है अपवर्तनांक है। ठीक है, a क्या है यहाँ पे, इसका क्या है प्रिज्म कोण है। और डेल एम क्या है, डेल एम जो है न्यूनतम विचलन कोण, मतलब इसका जो रिलेशन आपसे पूछा गया था सवाल में, किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का किसमें पूछा गया था, अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण में। ठीक है, तो आपने बता दिया, इसको क्या बता दिया, n बराबर साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल एम बाई 2 पूरे का बाई साइन a बाई 2, इसका फार्मूला बन गया। इस फार्मूला को आपको याद कर लेना है। साथ में ये यहाँ पे a क्या है, ये जो है प्रिज्म कोण है, डेल एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण हो गया, और n क्या है, अपवर्तनांक हो गया। ठीक है, इसे आप लोग नोट करें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। क्या है, इसमें आपको बताना है किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र। इसमें आपको जो किसी भी पतले लेंस के द्वारा जो उत्पन्न होता है जो न्यूनतम विचलन कोण का जो फार्मूला बनता है तथा कोणीय विक्षेपण के लिए जो सूत्र बनता है, दोनों सूत्र आपको बताने हैं। ठीक है, 2 बार पूछा गया सवाल है। देखिए इसका सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इस सूत्र को आपको याद करना है, क्योंकि सूत्र जो सूत्र बनता है इस पे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है, जिससे अगर आप न्यूमेरिकल भी इस पे आता है तो आप उसे कर पाए आराम से। ठीक है, देखिए क्या होता है इसका फार्मूला। देखिए न्यूनतम विचलन कोण का फार्मूला क्या होता है, डेल एम बराबर n-1 इंटू ए होता है। ठीक है, यहाँ पे a क्या है आपको पता है, प्रिज्म कोण है। ठीक है, और n क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक है, तो यह फार्मूला आपको याद कर लेना है। पहला वाला किसके लिए, न्यूनतम विचलन कोण का फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल एम बराबर n-1 इंटू ए बन गया। ठीक है, ये आपको याद हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्या दूसरा फार्मूला इसका है, कोणीय विक्षेपण। ठीक है, इस कोणीय विक्षेपण क्या होता है, थीटा बराबर NB माइनस NR इंटू ए होता है। ठीक है, यहाँ पे NB क्या होता है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक होता है, NR क्या होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को आपको याद करना क्या होगा, थीटा बराबर NB माइनस NR इंटू ए। ठीक है, ये क्या है आपको पता है, ये क्या है, प्रिज्म कोण है। ठीक है, तो ये आपके 2 फार्मूले हो गए, इस दोनों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि महत्वपूर्ण फार्मूले इस पर आपका देखिए अगर ये नहीं पूछा जाएगा फार्मूला तो इससे आपको न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 61 क्या है, देखिए उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिसमें प्रकाश के तरंग की पुष्टि होती है। इसमें आपको बताना है कि उन भौतिक घटनाओं का आपको उल्लेख करना है जिनमें प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है, मतलब कि प्रकाश होता है तरंग रूप में होता है, किन भौतिक घटनाओं में इसकी पुष्टि की जाती है। ठीक है, देखिए क्या है इसमें है, प्रकाश का व्यतिकरण जो होता है वो विवर्तन व ध्रुवीकरण जो घटनाएं होती है वो प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करती है। मतलब जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, वो ध्रुवण घटनाएं होती है, वो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि पूरी तरीके से करती है। ठीक है, ये आपका देखिए 2 बार पूछा गया प्रश्न है, 2006 में 2005 में। ठीक है, इस बार आने की संभावना शायद बन रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको आपको ध्यान से देखना, साथ में इसको आपको याद कर लेना है। मतलब अगर आप इस सवाल को पूछा जा रहा है कि और कौन सी भौतिक घटनाएं होती हैं जो प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि करते हैं, तो आप क्या बताएंगे, प्रकाश का व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, वह ध्रुवण घटनाएं होंगी। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।